Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब साथियों। आज का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, शिक्षण वीडियो का पेपर नंबर 37 और हिंदी का पेपर नंबर 19। देखिए, कल संस्कृत और पर्यावरण दोनों का टेस्ट आएगा, तो निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आएंगे। शिक्षण वीडियो शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आज हम आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, चारों विधियों के ऊपर शॉर्ट में बात करके इन चारों विधियों से कि हमारा प्रश्न गलत ही न हो, ऐसा अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे साथियों। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, अगर आपने प्रत्येक फैक्ट को अच्छी तरह से समझकर पढ़ा तो जी हाँ, 37 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं, 37 डेज लेफ्ट है। तो देखिएगा, इन 37 दिनों में आपकी तैयारी अभी भी बहुत आगे जा सकती है। अभी भी जहां पर आप हो उससे बहुत आगे जा सकती है। बस आप एक तो रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखें, आप नियमित रूप से पढ़ाई करें, दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित कर ले। अब ऐसा टाइम है कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई के अलावा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले देखेंगे आगमन विधि को। मित्रों, शिक्षण विधियां शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण विधि पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आगमन विधि के बारे में बात करेंगे, जिसके जनक कौन है? अरस्तु है। नॉर्मली जनक तो आपसे पूछा नहीं जाएगा किसके जनक कौन है, लेकिन अगला जो पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है इसके शिक्षण सूत्र। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। तो एक लाइन याद रखिएगा, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना। देखिए, इस लाइन से इसके 5 शिक्षण सूत्र निकल कर आ जाते हैं। जिसे पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल कर रहे हो, तो पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और सरल से कठिन की ओर, ये 5 शिक्षण सूत्र आगमन विधि में चलते हैं। इनका प्रयोग आगमन विधि में किया जाता है साथियों। बच्चों को पूर्ण सेंस की ओर शिक्षण सूत्र तो वैसे आपको जानकारी होगी ही कि पूर्ण सेंस की ओर क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो, उदाहरण से नियम की ओर हो, सरल से कठिन की ओर हो। मित्रों, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, तो फिर वहाँ पर आपका 100% आगमन ही सही रहेगा। एक उदाहरण से नियम की ओर, एक ज्ञात से अज्ञात की ओर, 3 चीज़ें बार बार पूछी जाती है। बस सबसे ज़्यादा शिक्षण सूत्र यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर और उदाहरण से नियमों की ओर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, और यही पूछने के सबसे ज़्यादा चांस भी बनते हैं। तो 2 शिक्षण सूत्रों को तो बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि में चलते हैं। ये दोनों तो बिल्कुल कंठस्थ करना ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से आता है। अब इसके बाद में जो आगमन विधि है उसके प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। तो सबसे पहला बिंदु आता है कि आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लेकिन अगर विकल्प में आगमन, निगमन विधि दोनों हो, आगमन जैसे एक क्वेश्चन आया था, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, पहला ऑप्शन था आगमन, दूसरा ऑप्शन था निगमन, तीसरा ऑप्शन था आगमन निगमन और चौथा ऑप्शन एक और विधि थी। तो देखिए, वहाँ पर आगमन निगमन सही माना जाएगा, लेकिन आगमन निगमन एक साथ नहीं दे रखा है, तो 100% व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन ही रहेगी। इस पॉइंट को विशेष तौर पे याद रखना। मित्रों, दूसरा इसका पॉइंट है, छोटी कक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, छात्र सक्रिय रहकर खुद ही नियम निकालता है, इसलिए ये छोटी कक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी विधि मानी जाती है। तीसरा है इसमें सूत्र स्थापना या नियम हेतु, सूत्र या नियम स्थापना हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है कि अगर आपको सूत्र का निर्माण करना है, सूत्र की स्थापना करनी है, या नियम का निर्माण करना है, या नियम की स्थापना करनी है, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि भी आगमन को ही माना जाता है साथियों। बाल केंद्रित विधि है, बच्चा सक्रिय रहता है, इसलिए ये बाल केंद्रित विधि है। एक एक पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एक एक पॉइंट में से। इसके 2 रूप होते हैं, एक तो समवायी विधि या जिसको सहसंबंध विधि भी कहते हैं, और दूसरा प्रयोग विधि। रीट एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आया था साथियों, बट मेरे भी ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि मैंने 5 रूप इसके लगा दिए थे
और वहाँ पर 5 रूप शिक्षण सूत्र के आधार पे कि भाई 5 शिक्षण सूत्र चलते हैं, तो वही इनको रूप, पहले ऐसी चीज़ कोई नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताई थी कि आगमन विधि के रूप 2 होते हैं, समवाय विधि और प्रयोग विधि। साथियों, इससे जो ज्ञान होता है, प्राप्त ज्ञान, वो कैसा होता है, स्थायी होता है। मतलब इसमें हम चीज़ को रटते नहीं हैं, समझते हैं, इसलिए प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण दोष होता है कि पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं होता है। साथियों, जी हाँ, आगमन विधि से जब पढ़ाया जाता है तो पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आराम से पढ़ाए जाते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो मित्रों, ये देखो आगमन विधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए हैं, एक अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हो। इनके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप, हो सकता है आपको समझ नहीं आए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अब आगे बढ़ते हैं निगमन विधि पे। तो जो आगमन विधि है साथियों, इसके बिल्कुल विपरीत शिक्षण सूत्र चलते हैं निगमन विधि में। निगमन विधि में आगमन विधि के जैसे आगमन में क्या था, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये तो आगमन में था। और इसका उल्टा, अंश से पूर्ण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, कठिन से सरल की ओर, ये शिक्षण सूत्र, मतलब आगमन विधि के विपरीत शिक्षण सूत्र किस में चलते हैं साथियों, निगमन विधि में चलते हैं। निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को गणित या व्याकरण पढ़ा रहे हो और पहले आपने बोल दिया बच्चों से a + a = a बनता है, और फिर बच्चों को आप उदाहरण बता रहे हो, मतलब जिस विधि में पहले नियम बता दिए जाते हैं वो कहलाती है निगमन विधि। नियम बताकर उदाहरण के माध्यम से, जिसे फिर आप a + a का या a + a का जो भी उदाहरण आप बता रहे हो बाद में, नियम बताने के बाद में, तो फिर ऐसी विधि को निगमन विधि कहते हैं। जैसा कि हमें विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, निगमन विधि का ही प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, आगमन का तो कोई नहीं करता है लगभग। उच्च कक्षाओं है तो ये उपयोगी विधि मानी जाती है साथियों, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम भी इससे जल्दी पूरा हो जाता है। सूत्र प्रयोग हेतु सर्वश्रेष्ठ, देखिएगा अगर सूत्र को स्थापित करना है, नियम को स्थापित करना है, तो सर्वश्रेष्ठ विधि रहेगी आपके आगमन। लेकिन अगर सूत्र का प्रयोग करना है तो सबसे पहले सूत्र किस में लिखते हैं, निगमन विधि में लिखते हैं, इसलिए सूत्र प्रयोग हेतु इसको सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है साथियों। पाठ्य पुस्तक का निर्माण भी इसी पर आधारित होता है। किताबों में भी ऐसा होता है कि पहले नियम बता देते हैं और फिर नीचे उदाहरण लिख दिया जाता है। तो साथियों, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक भी इसी विधि पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि इसको माना जाता है साथियों, क्योंकि बच्चों को पहले नियम बता रहे हो तो रटने वाली चीज हो गई, और रटंत प्रणाली छोटे बच्चों के लिए कभी भी सही नहीं होती है। मित्रों, इसके भी 2 रूप होते हैं। जैसे आगमन के 2 रूप हमने पढ़े थे, तो निगमन के भी 2 रूप होते हैं। पहला इसका आता है सूत्र विधि और दूसरा इसका आता है पाठ्य पुस्तक विधि। ये 2 रूप किसके हैं साथियों, निगमन विधि के हैं। इसमें प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि ज्ञान को रटा जाता है, समझा नहीं जाता है, और जहां पर ज्ञान को रटा जाता है वो ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता है साथियों। एक बात इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन विपरीत होते हुए भी इन दोनों विधियों को एक दूसरे की पूरक माना जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आगमन व निगमन विधि एक दूसरे की विपरीत है, समान है, पूरक है, तो बिल्कुल जो पूरक वाला आंसर है वो ही आपका राइट आंसर रहेगा। आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। क्या मानी जाती है साथियों, पूरक। जैसे वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है साथियों, वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार यहाँ पे आगमन विधि निगमन विधि एक दूसरे की पूरक है, संश्लेषण विश्लेषण एक दूसरे की पूरक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब साथियों आगे बढ़ेंगे, देखिए विश्लेषण विधि पर। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना। देखिए कार्ल जुंग की बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा इन्होंने विश्लेषण विधि के संदर्भ में दी है कि संश्लेषण विधि में घास के ढेर से तिनका खोजा जाता है, जबकि विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास के ढेर से बाहर आ जाता है। तो विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, भागों को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। मित्रों, छात्रों को व्यापक ज्ञान प्रदान करने में ये उपयोगी विधि है। सबसे ज़्यादा चक्कर कहाँ पड़ता है कि हम इस विधि में जो शिक्षण सूत्र देखते हैं वो ये याद हो जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर विश्लेषण में होता है, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। किसकी,
अज्ञात से ज्ञात की ओर छात्रों को व्यापक ज्ञान प्रदान करने में ये उपयोगी है। इसमें जैसे समस्या, कोई बड़ी समस्या आपके सामने रख दी जाती है तो उस बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसको ही विश्लेषण विधि कहते हैं और इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर ही बढ़ते हैं। इस चीज़ को कंफर्म याद रखना 100%। अगर कोई कहता है कि विश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं तो बिल्कुल वो आपको गलत बता रहा है। 101% मैं कह रहा हूँ अज्ञात से ज्ञात की ओर ही इसमें बढ़ा जाता है साथियों। देखिए ये जो विधि है ये रेखा गणित और अंक गणित शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है। रेखा गणित बच्चों को पढ़ाने के लिए और अंक गणित बच्चों को पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि भी इसको माना जाता है। मित्रों, इसमें अज्ञात रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, तो जो अज्ञात रहस्य है उसको खोजते खोजते कहाँ तक पहुँचाया जाता है? पहुँचा जाता है ज्ञात तक पहुँचा जाता है। मित्रों, इस विधि में अन्वेषण क्षमता का विकास होता है और बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में करके इस विधि से पढ़ाया जाता है। तो साथियों, ये थी विश्लेषण विधि, जिसमें छात्रों में खोज करने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। इस कथन को याद रख लेना, छोटे छोटे भागों में कर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कहलाती है विश्लेषण विधि। मित्रों, इसके बाद है संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि की बात करें तो जैसे विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते थे, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में बढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में। संश्लेषण का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। मित्रों, इसमें अलग अलग भागों को जोड़ा जाता है। विश्लेषण के ये विपरीत है, लेकिन संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। अभी मैंने बताया था जैसे आगमन और निगमन विधि एक दूसरे की पूरक है, ऐसे ही संश्लेषण और विश्लेषण विपरीत होते हुए भी एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। साथियों, इस विधि में अलग अलग भागों को जोड़ा जाता है। ये पूरक वाली चीज़ भी लिख लेना आप, है ना, लिख लेना जरूर साथियों। अलग अलग भागों को जोड़ा जाता है संश्लेषण। जिससे संस्कृत भाषा है वो कैसी भाषा है? संश्लेषणात्मक भाषा है। कैसी है? संश्लेषणात्मक भाषा है। जो पद्य शिक्षण में कविताएं लिखी जाती है वो किस आधार पर लिखी जाती है? संश्लेषणात्मक आधार पर लिखी जाती है साथियों। तो ये थी आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण विधियाँ। आशा है आपको समझ में आई होगी साथियों। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो के तुरंत लेटेस्ट कंटेंट आपको मिल जाए साथियों, बिल्कुल निःशुल्क। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।